पिछले क्लास में देखें अगर तो आपको हम यही बताए थे मैजिक नंबर फॉर ग्रुप 1A क्या होता है, मैजिक नंबर फॉर ग्रुप 2A क्या होता है और मैजिक नंबर फॉर 3A 4A 5A 6A 7A क्या होता है, ये आपको हम बताए थे। ठीक है, और मैजिक नंबर फॉर ग्रुप 8A आपको क्या होता है। तो ये मैजिक नंबर किस चीज के लिए था, एटॉमिक नंबर के लिए, ध्यान रखना है। अगर हम लोग एटॉमिक नंबर याद करना है पीरियड टेबल का तो आसानी से हम लोग इस मेथड से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने लोग याद करके आए हैं, बहुत कम लोग याद करके आए हैं। ऐसे भी आज संख्या बहुत कम है, नहीं बहुत लोग अइबे नहीं किए हैं। चलिए, तो हम लोग क्लास के रनिंग में ही आपको अगर बीच बीच में उठा के पूछेंगे, ठीक है, तब तक हम लोग कुछ आगे भी पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे मैजिक नंबर। तो अगले पॉइंट पे हैं, तो अगला इसमें लिखा हुआ है हम लोग का वर्ग ए के तत्वों का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपके बोर्ड एग्जाम जो होते हैं ना 12th, उसमें भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो है 11th का, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन बहुत आता है। जैसे वर्ग ए के तत्वों का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है तो आप आसानी से देख सकते हो। जैसे मान लो, देखो तो जैसे हम लोग 1A लेते हैं, 1A, तो 1A में तो आप याद कर लिए हो, ये आप याद किए हुए हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है तो इसका विन्यास 1s1, यही इसका 1s1 विन्यास होता है। अब हमको लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, अगर इसका विन्यास हमको लिखना है, सिर्फ बाहरी विन्यास लिखेंगे नहीं, तो बाहरी विन्यास लिखने के लिए हम लोग सिर्फ क्या करना है, जो S1 यहां लिखा हुआ है वही S1 उतार देना है। बस चेंज क्या करना है कि यहां पे कक्ष संख्या 1 है, यहां कक्ष संख्या 2 कर देना है। ठीक है, अगर सोडियम का परमाणु संख्या तो 11, अगर ऐसा कोई विन्यास पूछता है यही इसका बाहरी विन्यास होगा, ध्यान रखना है। तो अब कोई सोडियम का विन्यास पूछे तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 नहीं, तो आपको 1s2 2s2 2p6 3s1 ये पूरा नहीं बोलना है, सिर्फ 3s1 बोलना है, बस में आ रहा है, क्योंकि इसी का यूज हम लोग को आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, सेम एज अगर पोटासियम हमको दिया हुआ है 19 तो सिर्फ इसका 4s1 बोलेंगे। आप देख सकते हो सब में s1 कॉमन है, s1 यहां भी s1 है, यहां भी s1 है, यहां भी s1 है, सब में s1 कॉमन है। बस चेंज क्या कर रहा है, कक्ष संख्या 1 2 3 4। अब यहां लिखेंगे तो, यहां लिखेंगे तो, और यहां लिखेंगे तो दिक्कत है। तो इस तरह से आपको विन्यास भी याद होना चाहिए। तो देख रहे हैं, अब आज के क्लास से पढ़ेंगे, फिर ये भी होमवर्क हो रहा है नहीं। अब आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा भाई रुबिडियम आरबी का बाहरी विन्यास बताएं, नहीं तो यहां पर देखने पर लग रहा है 5s1, जब उस समय पूछा जाएगा तो 4s1 बोला जाएगा, 3s1 बोला जाएगा, गलती हो जाएगा। पहले रुबिडियम का ग्रुपे नंबर नहीं याद पड़ेगा, कौन ग्रुप का है ये, बात समझ में आ रहा है। अब आरबी बोला गया तो सबसे पहले याद करना, अच्छा आरबी कहां है भाई, नहीं तो फिर हम लोग को बताया गया है हलीना की रूबी, अच्छा रूबी यानी 1A का है, तो पहले याद करना पड़ेगा कि अच्छा 1A का है आरबी। ठीक है, अच्छा 1A शुरू कहां से होता है, तो हाइड्रोजन शुरू होता है, तो हाइड्रोजन का 1s1 पहिल का याद चाहिए, नहीं तो पहिल का हाइड्रोजन क्या होता है 1s1। तो अब खोजेंगे, अच्छा 1 यानी हाइड्रोजन, उसके बाद कौन है लिथियम यानी 2, नहीं उसके बाद कौन है सोडियम यानी 3, उसके बाद कौन है पोटासियम यानी 4, अब पोटासियम के बाद रुबिडियम यानी 5, अच्छा यानी रुबिडियम में 5 से आएगा 5s1, यानी हाइड्रोजन का 1s1 होता है तो रुबिडियम का क्या होगा 5s1। बस में तो ऐसे आपको मिलाना पड़ेगा ना, बस में आ रहा है। डायरेक्टली आप सोचेगा हम फटाक दे बता दें तो गलती होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मान लो आपको 2A लिखा गया, तो अगर 2A लिखा गया तो 2A में आप जानते हो ये बताया गया। अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 4 होता है। अब इसका हम लोग अगर लिख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है पूरा लिखें अगर तो 1s2 2s2 यही होता है। तो हमको पूरा विन्यास इसका नहीं याद करना है, सिर्फ बेरिलियम का कोई पूछेगा तो क्या बताना है 2s2, नहीं अब इसका देखो स्टार्टिंग 2s2 से है, जबकि 1A का स्टार्टिंग 1s1 से था,
नहीं तो ये नहीं कि सबका विन्यास बताने के लिए लगिएगा 1 से गिनने तो काम घबरा जाएगा। अच्छा सर मैग्नीशियम का तो बेरिलियम का सर 1, अब मैग्नीशियम का 2, तो सर इसका 2s2, गलती हो जाएगा। केयर करना होगा कि भाई बेरिलियम जो है 2a ग्रुप का है, नहीं तो इसका स्टार्टिंग जो है वो किससे है, 2s2 है। अब इसका कोई पूछता है कि बाहरी विन्यास क्या होगा, बस इसका 2 की जगह पे 3 कर दो, s2 ऐसे उतार देना है जैसे इसमें उतार रहे थे, s1 सब में कर दिए, बस कक्ष संख्या बदलते गए। यहां भी वही करो। इसका क्या लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, इसका जानते हो अच्छी बात क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप ए, नहीं ग्रुप ए में अच्छी बात है कि इसमें एक भी विन्यास अपवाद नहीं होता है। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें एक भी विन्यास अपवाद नहीं है। ध्यान रखना जितना अपवाद है, नहीं वो आपका 3b से लेकर जो 1b तक आप पढ़ते हैं, 3b 4b 5b 6b याद है, नहीं तो 3b 4b 5b 6b 7b 8b फर्स्ट 8b सेकेंड 8b थर्ड 1b 2b, इनमें ही सब अपवाद है। और नीचे जो पीरियड के नीचे होता है एफ ब्लॉक, उसमें अपवाद है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो 1a वाला 2a वाला कहां तक 8a तक, इसमें कोई अपवाद नहीं है। इसलिए अच्छा है कि एक को याद करो ऊपर वाला का कि बेरिलियम का 2s2 बाहरी विन्यास होता है, तो उसके नीचे वाले सबका याद हो जाएगा, सबका s2 रहेगा, बस कक्ष संख्या चेंज करते जाओ, लिखा जाएगा, लिखाएगा, ठीक है। बाहरी विन्यास जैसे मान लो एक और लिखते हैं 3a, तो 3a में आप जानते हो यही हम लोग का है, नहीं अब इसका परमाणु संख्या कितना 5, इसका विन्यास लिखते हो आप 2p1। अब याद रहे बाहरी विन्यास का मतलब इसका 2p1 मत बोलने लगिएगा, नहीं बाहरी विन्यास का मतलब बाहरी कक्ष देखना है, नहीं तो इसका बाहरी कक्ष देखो, ये पहले 1 हो गया और उसके बाद यहां क्या लिखा हुआ है 2, यहां भी क्या लिखा हुआ है 2, तो ये दोनों मिला के बाहरी कक्ष होगा। तो अगर कोई बोरोन का विन्यास आपसे पूछेगा कि बाहरी विन्यास बताओ, तो आपको बताना होगा 2s2 2p1, ऐसा नहीं बोलिएगा कि 2p1, गलत है। बाहरी कक्ष का विन्यास आपको बताना है ए वाले में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप इसका 2s2 2p1। चलो तो अब चेंज क्या नहीं करता है, s2 नहीं चेंज करेगा, p1 नहीं चेंज करेगा, बस कक्ष संख्या बदलेगा। अल्युमिनियम का कोई पूछेगा तो बाहरी विन्यास 3p1, देख लो s2 यहां भी s2 यहां भी, p1 यहां भी p1 यहां भी, नहीं चेंज किया, बस कक्ष संख्या 2 है उसको 3 कर दो, दिक्कत है नहीं। सेम Ga का बोलना है, इसका बोलना है, बोलो दिक्कत है, तो इस तरह से लिखाएगा सबका, नहीं अब लिखाने के साथ याद भी चाहिए, ध्यान रखना है। नहीं अब जैसे मान लो कि कोई भी है हम लोग का, हम लोग कोई भी से 1a का कोई भी ग्रुप का कोई उठाया, जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, नहीं तो मान लो 1a ग्रुप का कोई भी हमको उठाया, जैसे मान लो बोल दिया Se का विन्यास लिखना है, Se का बाहरी विन्यास लिखना है, तो सबसे पहले तो याद करना पड़ेगा कि भाई ये किस ग्रुप का है, तो 6 से ओसो से टीपो हम लोग याद किए हैं, नहीं तो इसके पहले ऊपर लिखे ओ सो से आ गया। अब इसका परमाणु संख्या 8, इसका विन्यास हम लिखेंगे तो पूरा लिखते मान लो 1s2 2s2 2p4। अब इसका बाहरी विन्यास चेक करते कौन है, तो इसका भी कक्ष संख्या 2, इसका भी तो ये दोनों मिला के विन्यास बोलना होगा, क्योंकि दोनों कक्ष संख्या 2 2, नहीं ठीक है। तो 2s2 2p4 ये हो गया ऑक्सीजन का विन्यास, तो इसका आएगा अगर बाहरी लिखेंगे तो 3s2 3p4, इसका लिखेंगे, बोलो होगा कि नहीं होगा, ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो जैसे हम लोग चेक करते हैं किसी बच्चे से, जैसे मान लो हमको आयोडीन का चेक करना है, नहीं बताइए सर आयोडीन का हम लोग को चेक करना है बाहरी विन्यास, कैसे करेंगे, 7a का है, यही बताइए हम लिखते चलते हैं, ये 7a का है तो हम लिख दिए कि 7a का है। चलो 7a में सबसे पहला कौन आता है, क्लोरीन, उसके बाद कौन आता है क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद यही आएगा, लिख दिए। अब फ्लोरीन का विन्यास बोलिए, फ्लोरीन का परमाणु संख्या बोलिए 9 लिख दिए, विन्यास बोलिए 1s2 2s2
2p5 लिख दिए, सही है भाई। 5 2 7 और 2 9 हो गया। इसमें बाहरी कक्ष कौन है? 2s2 और 2p, तो 2s2 और 2p5 ये इसका विन्यास हो गया। चलो तो अब डायरेक्टली आई का बताओ। चलो सही है, ये 2 होगा तो ये 3 आएगा, ये 4 आएगा और ये क्या आएगा 5। तो हमको लिखना है सिर्फ बाहरी विन्यास, यहां 2 की जगह पर क्या लिखेंगे 5, तो 5s2 5p5। बिल्कुल सही कंसेप्ट पकड़े हैं। बैठिए, दिक्कत है? तो इस तरह से आपको विन्यास लिखने आना चाहिए। कोई भी आपको एलिमेंट दिया जाएगा, आपको विन्यास लिखने आना चाहिए। जैसे मान लो हम लोग यहां से लेते हैं RA, इस तरह से लिया गया। अब जिनसे पूछते हैं वो बताएंगे। बोलिए सर, RA पहले ग्रुप नंबर बताइए। ग्रुप नंबर 2A, सही है कि ग्रुप नंबर 2A है। चलिए ग्रुप 2A कौन पहले आता है? बेरिलियम आता है, लिख दिए बेरिलियम। उसके बाद चलिए 2s2 लिख दिए। अब इसका बताइए क्या लिखा जाए? बीच के तत्वों को लिखवाइए। तो चलिए अब बोलिए इसको क्या लगा? 7s2, सही है। हम लोग का 7s2 आएगा। ये 2 होगा तो यहां पर क्या आएगा 3s2, यहां पर क्या आएगा 4s2, यहां पर क्या आएगा 5s2, यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा 7s2। तो ऐसे ही आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। नहीं, एग्जाम में आपको RA दे देगा, बोलेगा RA का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो कितना टाइम लगता है? ग्रुप नंबर आपको याद है कि हाँ भाई RA, अच्छा 2A लिखे, बे मक का सर बड़ा फटाक लिखे। नहीं, ऊपर वाला लिखे 2s2, याद है ऊपर का 2s2 हुआ कि 2 3 4 5 6 7 7s2। घड़ी देख के 30 सेकंड ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपको स्पीड अप करना पड़ेगा। अब बहुत बच्चे हैं ग्रुप नंबर में ही फंसे हुए हैं। अभी तक हम लोग एलिमेंट का नाम लिख रहे हैं तो ग्रुप नंबर अभी तक याद नहीं कर पाए, कमजोर होते जाइएगा। एटॉमिक नंबर याद करने के लिए दिया गया, वो नहीं याद कर रहे हैं। अब अगला होमवर्क आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का पूछा जाएगा, आपको बताना है। ये सब बाबू कॉमन क्वेश्चन है जो आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम में ही नहीं पूछा जाता है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। आप पीटी का, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का क्वेश्चन बना के देखिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन आप केयर नहीं करते हैं। नहीं, और याद करना बड़ा आसान है। आसान है कि भारी है? आसान है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना है। अब देखो तो यहां पर जो हम लोग लिखे हुए हैं 1A का सामान्य विन्यास क्या लिखा हुआ है NS1। ये N क्या है? बाहरी कक्ष रहता है, ठीक है। जैसे NS1 तो देखो S1, यही ध्यान रखना है। तो 1A का S1 है। अब यहां N का वैल्यू चेंज करता जाएगा, देख रहे हो 1s1 2s1 3s1, तो N का वैल्यू चेंज करेगा। लेकिन ये जो S1 है ये चेंज करेगा? ये चेंज नहीं करेगा। सेम एज कोई बोलता है 2A का सामान्य विन्यास क्या है NS2, नहीं, अब NS2 2A का है तो देख लो 2A हम लोग लिखे थे, इसका सामान्य विन्यास क्या है N की जगह पर क्या है 2 S2, तो ये तो फिक्स है, लेकिन N का मान चेंज करा जाएगा, 2 3 4 5 चेंज करेगा। दिक्कत है? नहीं। तो आपको क्या है कि पहला एक आपका होमवर्क हो रहा है कि आप क्या करें, कैसे हम 1A का पूरा लिखे बाहरी विन्यास, कैसे हम 2A का बाहरी विन्यास लिखे, कैसे 3A का हम लिखे बाहरी विन्यास। आपको क्या करना है कि 1A 2A 3A 4A ये सब का 8A तक आपको विन्यास लिखना है। अपने कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है, और साथ साथ याद भी करके आएंगे। लिखना भी है और याद भी करना है। चलो यहां पर एक एक्सेप्शन लिखा हुआ है जिसको हम लोग ध्यान दें। एक्सेप्शन में लिखा हुआ है हीलियम। कैसे एक्सेप्शन है समझ लो। देखो तो अगर हीलियम की बात करो तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2, यही हम लोग का आएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2। तो अगर ध्यान दिया जाए तो 1s2 के हिसाब से अगर देखें हम लोग 1s2 के थोड़ा सा बैक में थोड़ा सा देख ले हम लोग एक चीज। देखो कोई भी जो विन्यास लिखा हुआ है तुम उसको ध्यान से देखोगे ना तो हम लोग ग्रुप नंबर निकालना पढ़ चुके हैं। जैसे देखो इसके एस में कितना इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर कितना है, इसके एस में ग्रुप नंबर कितना है, इसका जोड़ो 2 और 1 है, 2 और 2, 2 और 3, 4 और 2, 5 और 2, 6 और 2, देख रहे हो। तो जितने बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन हैं उनके बराबर वर्ग संख्या है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लेते हैं तो हमको वर्ग संख्या भी याद रहता है, नहीं ऐसे भी।
या आप वर्ग संख्या निकालने का तरीका आप सीख चुके हैं, याद करने का तरीका सीख चुके हैं, वैसे भी याद कर जाइए। अब क्या है कि जो हीलियम है उसको ग्रुप 8A में रखा गया है। कहां रखा गया है? ग्रुप 8A में। लेकिन उसके विन्यास के हिसाब से अगर देखा जाए, नहीं, हीलियम का अगर विन्यास देखें तो 1s2 लिखा गया है, तो इसके एस में इलेक्ट्रॉन कितना है? ग्रुप 2। तो इसका विन्यास के हिसाब से इसका ग्रुप नंबर होना चाहिए कितना? 2A होना चाहिए। ग्रुप नंबर बराबर 2A होना चाहिए, ग्रुप नंबर 2A होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हीलियम का ग्रुप नंबर अगर देखें तो हीलियम का ग्रुप नंबर कहां रखा गया है? 8A। हीलियम को तो 8A में रखा गया है, बस में आ रहा है। तो ये एक विन्यास है, बस ध्यान रखना। ये जो है, सॉरी विन्यास हम बोल रहे हैं, ये एक अपवाद है, बस में ये एक विन्यास है। ये क्या हुआ? ये एक अपवाद है, बात समझ में आ रहा है? यानी नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो हम लोग आवर्त सारणी पढ़ाते समय आपको एकदम स्पष्ट बताए थे कि आवर्त सारणी जो है इसमें तत्वों को कुछ इस प्रकार सजाया गया है कि समान गुण वाले तत्व एक साथ एक जगह उपस्थित रहे। तो हीलियम जो है इसका गुण, हीलियम का जो गुण है वो अक्रिय गैसों यानी ग्रुप 8A के तत्वों से मैच करता है। ग्रुप 8A के तत्वों से मैच करता है, यानी मिलता जुलता है। ध्यान रखना है, नहीं इसलिए इसको ग्रुप 8A में रखा गया है, ध्यान रखना है। तो कोई भी पूछता है कि भाई जो विन्यास हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो आउटर विन्यास, इसका कोई अपवाद है? तो एक हीलियम है। हीलियम को विन्यास के हिसाब से होना चाहिए था ग्रुप 2A में, लेकिन हीलियम को रखा कहां गया है? 8A में, ठीक है। क्यों? क्योंकि हीलियम का जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो ग्रुप 8A के तत्वों से ही मैच करता है। इसमें दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ सकते हैं, चलो अगले पॉइंट पे आए। अब कुछ लिखा हुआ है स्पेशल नेम ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। कुछ ग्रुप है जिनका हमको कुछ स्पेशल नाम पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखो तो 1A के धातुओं को क्षारीय धातु, अल्कली मेटल्स कहते हैं। आप पहले से भी जानते हैं, 9th 10th में आपको मिलता है इसे पढ़ने के लिए। नहीं तो 1A के धातुओं को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु, इंग्लिश में कहें तो अल्कली मेटल्स कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं इनको अल्कली मेटल? तो देखो आप पढ़े होंगे कि जो मेटल होते हैं ये क्षार का निर्माण करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं यानी अधातु जो होते हैं ये अम्ल का निर्माण करते हैं, ठीक है। धातु क्षार बनाते हैं, अधातु अम्ल बनाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि जिन धातुओं के क्षार जल में घुलनशील होते हैं, जिन धातुओं के क्षार जल में घुलनशील होते हैं, उन धातुओं को अल्कली कहा जाता है। उन धातुओं को क्या कहता है? अल्कली। और जिन धातुओं के क्षार जल में घुलनशील नहीं होते हैं उन्हें अल्कली नहीं कहा जाता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? कोई भी पूछे 1A के धातुओं को क्या कहते हैं? अल्कली। क्षारीय धातु कहते हैं, अल्कली धातु, अल्कली मेटल कहते हैं। कोई पूछता है अल्कली मेटल इन्हें क्यों कहते हैं? नहीं, तो आपको बताना होगा कि इनके धातु के क्षार जल में घुलनशील होते हैं। तो जिन धातुओं के क्षार जल में घुलनशील होते हैं उन धातुओं को अल्कली मेटल कहा जाता है, और जिन धातुओं के क्षार जल में घुलनशील नहीं होते हैं उन्हें अल्कली मेटल नहीं कहा जाता है। कहीं कोई दिक्कत है? ध्यान से बातों को सुनिएगा, फर्स्ट पॉइंट है लेकिन ऑब्जेक्टिव में खूब ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो, वैसे क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं अल्कली कहलाते हैं, ठीक है। सभी अल्कली क्षार होते हैं, सभी अल्कली क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार अल्कली नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को बताया गया कि जो क्षार जल में घुलते हैं उन्हीं को अल्कली कहा जाता है, और जो क्षार जल में नहीं घुलते हैं उनको अल्कली नहीं कहते हैं। तो जितना अल्कली सब है उसको क्षार कह सकते हैं, लेकिन जितना क्षार है क्या उस सबको अल्कली कहा जाए? नहीं, क्योंकि क्या सभी क्षार जल में घुलनशील होते हैं? नहीं, जो क्षार जल में घुलनशील होता है वही अल्कली कहलाएगा। इसीलिए सभी अल्कली क्षार हैं लेकिन सभी क्षार अल्कली नहीं है। सिंपल सी बात है, आप समझते हैं। चलिए, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अल्कली मेटल सोडियम,
नहीं, तो अल्कली मेटल किसको कहा गया? 1A। 1A में कौन कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इन लोगों में कोई पूछे ये जो 7 तत्व हैं, इन 7 तत्वों में पृथ्वी की सतह पर कौन सा धातु है? इन 7 में से कौन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा? तो कौन है? सोडियम। दिक्कत है, इन 7 में से, पूरा 118 में से नहीं, इन 7 में से। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। नहीं ये नहीं कि सर बोले पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन था? सोडियम। नहीं, लौट जाइएगा, गलत है। पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अल्कली मेटल, अल्कली मेटल यानी 1A का मेटल। चलिए, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मेटल एल्युमिनियम है, और तब कौन है? आयरन है। ऐसे एक सीरीज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? एल्युमिनियम, और तब कौन पाया जाता है? आयरन। यानी कि धातुओं में से, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, हम क्या बोल रहे हैं? धातुओं में से। कोई पूछेगा धातु, पीरियोडिक टेबल में धातु भी होता है, अधातु भी होता है, उपधातु भी होता है, ध्यान रखना है। अब इन तीनों में से हम नहीं पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि धातु, सिर्फ धातुओं में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? एल्युमिनियम, और तब आयरन। ठीक है, तत्वों, धातु और अधातु में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन। नहीं, यानी कि अब पूरे आवर्त सारणी को ले लिया, और पूरे आवर्त सारणी को लेकर अब पूछ रहा है क्या कि बताओ कौन सा ऐसा तत्व है जो पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। नहीं, अब ये धातु से भी ज्यादा पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और तब कौन पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, तो धातु और अधातु, धातु और अधातु सबको मिला के, सब में से सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन। धातुओं में सबसे ज्यादा मात्रा में एल्युमिनियम, और तब आयरन। 1A के धातुओं को तेल या मोम में स्टोर किया जाता है। ठीक है, आप जानते हो पहले से। जैसे ध्यान दो, अगर 1A के धातु की बात करें तो 1A के धातु में हाइड्रोजन आपका धातु नहीं होता है, ये तो अधातु है। नहीं, धातु हम लोग बात कर रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इसकी हम लोग बात करें अगर, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये लोग जो होते हैं, ये आपका रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय तत्व के बारे में पहले से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ध्यान रखना है। तो फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, अब ये लोग जो होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी खास बात क्या है कि ये लोग हवा से भी अभिक्रिया कर लेते हैं, पानी से भी अभिक्रिया कर लेते हैं, और बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं। सोडियम की खासियत है कि अगर आप हवा में भी बहुत देर छोड़ दीजिएगा सोडियम को, नहीं तो उसमें आग लग जाता है। या सोडियम को अगर पानी में डाल दीजिए तो पानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है और उसके बाद भी आग लग जाता है। ध्यान रखना है, यानी कि सोडियम जो है हवा में सेफ नहीं है, पानी में सेफ नहीं है, तो कहां सेफ है? तेल में। सोचिए, नहीं, जबकि हम लोग तेल को कहते हैं कि तेल ज्वलनशील चीज है। नहीं, इसको अगर जलने से, सोडियम को जलने से बचाना है तो तेले में डालना पड़ेगा। समझ रहे हैं? सोडियम को अगर जलने से बचाना है तो कहां डालना पड़ेगा? तेल में, क्योंकि सोडियम जो है वो तेल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि पानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया करने पर आग क्यों लग जाता है? तो सिंपल सी बात है, नहीं, दो चीजें अभिक्रिया करती हैं और आग लग जाता है। इसका मतलब हुआ कि पानी और सोडियम के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। आकर्षण बल ज्यादा होगा तो सोडियम को जैसे ही पानी में डालिएगा, नहीं, पानी के कण और सोडियम के कण एक दूसरे को रोक नहीं पाते हैं, बहुत तेजी में आपस में टकराते हैं। बहुत तेजी में जब टकराएंगे तो उनके बीच घर्षण होता है और उस घर्षण से आग लग जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये अट्रैक्शन फोर्स होता है, इस कारण से ऐसा होता है। तो सोचो कि पानी हम लेते हैं और पानी में अगर तेल को मिलाएं, जैसे आप एक गिलास नहीं, आधा गिलास पानी लेते हैं शीशा गिलास में और आधा गिलास में तेल डाल देते हैं, पेट्रोल डाल देते हैं, तो क्या पानी और तेल मिक्स कर जाता है? नहीं मिक्स करता है। अच्छा, इसका मतलब समझ में आता है कि सोडियम जो है ये पानी से अभिक्रिया कर लेता है। नहीं, पानी से अभिक्रिया कर लेता है। तो जो चीज पानी में नहीं मिले, जिसका पानी से दोस्ती नहीं हो, उसी में सोडियम को छुपा के रखा जा सकता है। नहीं, तो पानी से दोस्ती किसका नहीं है? तेल का। अच्छा, तो सोडियम को तेल में रखेंगे ना तो अभिक्रिया
नहीं करेगा। इसीलिए सोडियम को, लिथियम को, ये सब जितने भी हैं इनको वायल में डुबा के रखा जाता है। बस मेरा है, क्योंकि ये पानी से विपरीत प्रकृति के हैं। तेल जो है वो पानी से विपरीत प्रकृति के हैं। जैसे पानी और तेल आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं, वैसे ही सोडियम अगर पानी से अभिक्रिया कर लेता है, इसका मतलब तेल से अभिक्रिया नहीं करेगा। बात कुछ दिमाग में गई? ठीक है। जनरली बुक में लिखा रहता है के वायल, नहीं, आप कड़ू तेल में भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? डीजलों में रखिएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है, पेट्रोल में भी रखिएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है। यहां तेल का मतलब एनी टाइप ऑफ ऑयल जो आपको सस्ता भेटा जाए। समझ में आ रहा है सर? नहीं, यहां पर तेल नहीं भेटा है, ध्यान दीजिए, अगर तेल नहीं भेटा है, मोमबत्ती में लपेट के रख दीजिए, एक कागज लीजिए, नहीं, मोम फैला दीजिए, बुकनी कर दीजिए, उसी में सोडियम डाल के उसको बढ़िया से लपेट दीजिए। नहीं तो मोम भी एक तरह का वायल ही होता है, तो किसी भी प्रकार के तेल में आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं है, बुक में लिखा होता है के वायल, नहीं, सोडियम इज स्टोर्ड इन के वायल, लिथियम इज स्टोर्ड इन मोमबत्ती यानी मोम, बस में ऐसा लिखा रहता है। लेकिन आप किसी भी तेल में डालो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलो यहां पे आ जाओ। यहां से देखिए अगर, तो हम लोग को लिखा हुआ है कि जो 1A के तत्व तो समझ गए कि उनको अल्कली मेटल कहते हैं। अब जो 2A के तत्व हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। हिंदी में कहें तो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। याद रहे, 1A के धातु, 1A के धातु जो होते हैं उनके जो क्षार होते हैं, उनके जो बेस होते हैं वो जल में घुल जाते हैं, इसलिए उनको अल्कली कहा गया। याद रहे, 2A के जो धातु होते हैं इनके जो क्षार होते हैं ये भी जल में घुलनशील होते हैं, नहीं, लेकिन इनकी घुलनशीलता कम होती है। इनकी घुलनशीलता क्या होती है? कम होती है, इसलिए नाम में थोड़ा चेंजिंग है। और वो नाम क्या है? क्षारीय मृदा धातु, ध्यान रखना है। तो 1A के धातुओं को सिर्फ क्षारीय धातु कहते हैं और इनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, ध्यान रखना है। इस ग्रुप के धातु के बेस भी जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन इनकी घुलनशीलता 1A के धातुओं से कम होती है, याद रहे। चलिए, इस ग्रुप में कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इस ग्रुप में आपका कैल्शियम जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलो, ग्रुप 3A के तत्वों को बोरोन फैमिली कहते हैं। ग्रुप 3A के तत्वों क्या कहते हैं? बोरोन फैमिली। ग्रुप 3 याद है ना? बाल गंगाधर इन तिलक। ठीक है, तो ग्रुप 3A के जो तत्व हैं उनका नाम क्या है? बोरोन फैमिली, यानी जो सबसे ऊपर वाला मेंबर है उसी के नाम के आधार पर उनका नाम रख दिया गया। फर्स्ट मेंबर 3A में कौन बैठाता है? बोरोन, नहीं, तो बोरोन बेटा है बाल गंगाधर इन तिलक, TL लास्ट में आता है ना। नहीं, ये जो TL है इसका भी बड़ा चीज है, बड़ा ही मीठा चीज है। स्वीट पॉइजन है, इसको मीठा जहर कहते हैं, ध्यान रखना है। TL की एक खास बात है कि ये आपका मीठा जहर है, ध्यान रखना। किसी को मारना है प्यार से, धीरे धीरे, नहीं तो खाने में थोड़ा थोड़ा मिलाकर उसको दिया जा सकता है, वो धीरे धीरे ही मरेगा, जल्दी नहीं मरेगा। बस मेरा है। स्वीट पॉइजन की खासियत होती है कि वो बहुत स्लोली बॉडी में फैलता है, नहीं, खाने में पता नहीं चलता है, कड़वा नहीं होता है, नहीं, लेकिन धीरे 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 ना वो बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को डैमेज करता चला जाता है, बाद में बचने की संभावना नहीं रहती है, ध्यान रखना। इसलिए मीठे जहर बहुत खतरनाक होते हैं। जो कड़वा जहर है तो उस समय लगेगा तो आप खाते ही पता चलेगा कि गलत हम खा लिए, नहीं तो तुरंत इलाज के लिए आप दौड़िएगा, नहीं तो इलाज के लिए दौड़िएगा तो हो जाता है बाई चांस आप बच जाएं, बस मेरा। लेकिन जो मीठा जहर होता है ना, अगर आप वो खा चुके हैं, बहुत दिन से खा रहे हैं, पता नहीं चला, तो आपके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को खत्म कर चुका है, आपको पता चलता दौड़ पर जाएगा, बोलेगा नहीं अब आपका तो ढेर कुछ खत्म कर चुका है, अब जो दिन जिएगा तो दिन जिएगा। चलिए केयर करें और ध्यान दें यहां पर। तो ग्रुप 3A में बोरोन फैमिली, तो आप बोरोन फैमिली में बाल गंगाधर इन तिलक याद करते हो। बोरोन एल्युमिनियम, तो इसमें कोई पूछेगा सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाएगा? एल्युमिनियम, अभी तो याद किए ना। एल्युमिनियम तो पृथ्वी के सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, नहीं तो 3A में कोई पूछता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाएगा? एल्युमिनियम, सिंपल है भाई। ग्रुप 4A के तत्वों को कार्बन फैमिली कहते हैं। ग्रुप 4 के तत्वों को कार्बन फैमिली कहते हैं, बड़ा सिंपल सा चीज है, नहीं। और कार्बन फैमिली में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाएगा? सिलिकॉन। कार्बन के कंपाउंड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, नहीं, पृथ्वी के सतह पर कार्बन कम मात्रा में पाया जाता है, सिलिकॉन जो है अकेला एग्जिस्ट, सिलिकॉन ज्यादा करता है।
चलो, ग्रुप 5A के तत्वों को निकोजेंस कहते हैं। ग्रुप 5A के तत्वों को निकोजेंस कहते हैं, ध्यान रखना है। निकोजेंस जो होता है ये दो वर्ड्स को मिला के बनता है, निको, इसमें पी साइलेंट रहता है, निको प्लस जेंस। जहां पर आप देखोगे तो निको जो होता है इसका मतलब होता है पॉइजन, और जेंस जहां होता है इसका मतलब होता है प्रोड्यूसर। यानी जितने भी जहर बनते हैं, नहीं, उन सभी जहर में इन लोगों का मात्रा जरूर रहता है, ध्यान रखना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब कॉमन पॉइजन में यूज किए जाते हैं। बस में आ रहा है, जैसे आप चूहा मारने वाला जो दवा है ना उसमें भी देखिएगा तो आर्सेनिक रहता है। बस में आ रहा है। तो इस तरह से ये लोग जो हैं वो जहर बनाने के काम में आते हैं। ग्रुप 5A, तो ग्रुप 5A में न पसंद ऐसे सब बिस्किट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी नहीं, और बिस्मथ, एंटीमोनी और बिस्मथ होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़े हम लोग। फास्फोरस, ये केयर कर रहे हैं ना, पृथ्वी की सतह की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ये दिमाग में मत आ जाए कि सर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन 78%, नहीं, नाइट्रोजन जो है वो 78% प्रेजेंट रहता है, और आप है कि नाइट्रोजन को कम कर ले जा रहे हैं। अरे नाइट्रोजन को कम नहीं कर रहे हैं, नाइट्रोजन जो है ना एटमॉस्फेयर में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो एयर में उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। बस मेरा, हम लोग अर्थ क्रस्ट पे बात कर रहे हैं, पृथ्वी के सतह पर पाया जाने वाला। ठीक है, अब जैसे ऑक्सीजन, सर आप ऑक्सीजन की बात करते हो, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तो है नहीं, कैसे, ऑक्सीजन तो गैस है, वो पृथ्वी सतह पर कैसे पाया जाएगा, नहीं, वो तो एटमॉस्फेयर में ही पाया जाएगा। नहीं, ऑक्सीजन जो है ना वो जितने भी धातु होते हैं और धातु के अयस्क होते हैं, नाम सुने अयस्क, नहीं, उन सभी अयस्कों के साथ ऑक्सीजन पाया जाता है। नहीं, अब आयरन, हेमेटाइट, Fe2O3, जिंक का ZnO, नहीं, जितना भी आप पढ़िएगा ना, जितना मेटल है 118 हूं, अगर 118 में अगर मान लो कि 93 मेटल्स होते हैं, पढ़ेंगे हम लोग 118 में आपको लगभग 93 मेटल्स होते हैं भाई। अब 93 मेटल्स हैं, और अगर 93 मेटल्स में अगर सबका अगर ओर पाया जाता है, अयस्क पाया जाता है, तो सबके साथ ऑक्सीजन है, समझ रहे हैं। तो पृथ्वी से आपको अयस्क मिला और उसके साथ ऑक्सीजन सबके साथ चिपका हुआ है, बस में आ रहा है। तो इस फॉर्म में ऑक्सीजन रहता है। अभी नहीं कि Fe2O3 सर हेमेटाइट है, ऑक्सीजन लगा है सर, Fe2O3 सॉलिड की गैस, सॉलिड, बस में रहा ही नहीं कि सर आयरन ऑक्साइड है सर, तो ऑक्साइड का मतलब मन में क्या आता है, नहीं, गैस, नहीं, गैस नहीं, Fe2O3 इज एन सॉलिड। बस में रहा है, जहां मेटल आ गया भाई वो सॉलिड, नहीं, जहां भी मेटल आ गया सॉलिड। Na2O सोडियम ऑक्साइड, सॉलिड। बस मेरा है, मेटल है तो मेटल के साथ ऑक्सीजन सट गया है, तो ऐसा नहीं कि वो धुआं हो गया है। बस समझ में आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं, ध्यान रखेंगे। चलो ग्रुप 6A, ग्रुप 6A के तत्वों को चाल्कोजेंस कहते हैं, ध्यान रखना है। तो अभी हम बात कर रहे थे ना 6A, नहीं बात कर रहे थे 6A, ऑक्सीजन, सल्फर, यही ना था हम लोग का, ओसो से टीपो जो आप बोलते थे, बोलते हैं ना, नहीं, अब इसमें इनको बोला गया चाल्कोजेंस। देखो इनके नाम में ही है, जो चाल्को है ना, इस चाल्को का मतलब ही होता है और ये जो जेंस है, ध्यान रखना, ये आर है भाई, भी नहीं है, और जेंस का मतलब प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूस करने वाला ग्रुप, यानी जितने भी आपके और पाए जाते हैं उन सभी और के साथ ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम पक्का पाया जाएगा। नहीं, जैसे आप जिंक का ही ले लो, जिंक ब्लेंड ZnS, नहीं, कॉपर का CuFeS2 कॉपर पाइराइट, बस में आ रहा है। तो सल्फर भी आ जाएगा, Ac भी आता है, ये सब और के साथ ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाएगा, आप समझ रहे हो। अयस्क, अयस्क का मतलब, अयस्क का मतलब समझते हैं, नहीं, खनिज का मतलब समझते हैं, चलिए बहुत तो समझते हैं। कौन ऐसे कोई है जो नहीं समझते हैं अयस्क का मतलब या खनिज का मतलब, पूछ सकते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। आपको नहीं समझ, बताइए। देखिए, जैसे हमको 2 पत्थर मिला, हम गए शिमला घूमने, तो हमको 2 पत्थर मिला, नहीं, इस पत्थर में, ये जो पत्थर था ये भी 100 kg का था, और ये भी पत्थर 100 kg का था। कोई कह दिया कि भाई इसमें सोना है, नहीं, सोना है तो 100 kg भारी था, लेकिन उठा करके चलाया आदमी, बस मेरा है। अब इसमें जो सोना था वो आपको 5 ग्राम सोना था,
कितना सोना था? 5 ग्राम। और इसमें जो सोना था वो हम लोगों का था लगभग आपको 1 केजी। कितना सोना था? 1 केजी। समझ रहे हैं? आज सोना बहुत महंगा है भाई, 1 केजी सोना बहुत बहुत हो गया। ठीक है, अब इसमें सोना है 5 ग्राम, ये भी 100 केजी का ही पत्थर है, ये भी 100 केजी का ही पत्थर है। सोना दोनों में है कि नहीं है? तो ये भी खनिज है और ये भी क्या है? खनिज है। अच्छा, इन दोनों में फायदेमंद खनिज कौन है? ये वाला कि ये वाला? ये वाला। तो जो फायदेमंद खनिज होता है उसे अयस्क कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अयस्क। नहीं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अयस्क वह खनिज है जिससे धातुओं को, अयस्क वह खनिज है, अयस्क वह खनिज है जिससे धातुओं को आसानी से फायदेमंद तरीके से प्राप्त किया जा सके। नहीं तो उसी खनिज को अयस्क कहते हैं। यह भी खनिज है लेकिन इसे अयस्क कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसे 5 ग्राम सोना है, 100 किलो का पत्थर है, मार के तूड़े सब सोना उसी में गर्दा में मिल गया है। नहीं, तोड़ने में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, फिर उस गर्दा में से कहे सोना बिनवाने में ढेर पे खर्चा हो गया, फिर साफ करवाने में खर्च हो गया, उसको पॉलिश कराने में खर्च हो गया। मालूम चला कि सोना निकला 5,000 का, नहीं खर्चा हो गया 10,000, तो फायदा नहीं हुआ। तो वैसा खनिज अयस्क नहीं कहलाता है। बस मेरा खर्चा करे अगर हम लोग 10-20 हजार रुपया, अगर 1 लाख रुपया फायदा हो गया तो वो खनिज अयस्क है। बुझाया कॉन्सेप्ट? चलिए, एक्यूरेट पता नहीं चल पाता है लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि इसमें इतना सोना पाया जाएगा। बस मेरा है, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारे डिटेक्टर होते हैं। कैसे आपके पास चुंबक होता है तो आप चुंबक से पता कर लेते हो कि यहां पर आयरन है, नहीं वैसे ही इसको भी डिटेक्ट करने का तरीका होता है। बस मेरा गोल्ड को डिटेक्शन होता है तो उसे डिटेक्ट करके पता किया जाता है कि कहां पर इसमें ज्यादा मात्रा है। नहीं तो जहां पर ज्यादा मात्रा रहेगा वहीं पर खोनाई किया जाता है और वहीं से मात्रा निकाला जाता है। हर एक चीज को डिटेक्ट करने का डिटेक्टर बना हुआ है। ठीक है, कौन सा? नहीं, 12th में है मेटलर्जी, जिसको बोलते हैं धातु तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत। हाँ, निस्तापन है, भर्जन है, स्मेल्टिंग है, बहुत सारा कहानी है जी। पढ़िए, पढ़ते पढ़ते तो कितना ना पढ़ना है, क्या कहा जाए। समझ रहे हैं? पढ़ाई हम लोग खत्म हो जाएंगे लेकिन पढ़ाई नहीं खत्म होगा, ध्यान रखना है। इंड नहीं है। अब जैसे आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं ना, अगर एक्चुअली आवर्त सारणी पढ़ाया जाए पूरा दिल से, पूरा मन से ना, तो 4-5 महीने लगेगा। ये खत्म होने का नाम लेगा? खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। बस मेरा है। हाँ, साल भर भी कोई भी चैप्टर का एंडिंग नहीं है बाबू, तुम जान जाओ। कोई भी चैप्टर जितना ही अंडर जाओगे ना, जाते चल जाओगे, गोता लगाते चल जाओगे, ये खत्म ही नहीं होता है। नहीं, वो तो सिलेबस पे बांध दिया गया है कि हाँ इतना ही पढ़ना है। नहीं, या हम लोग का उतना ही में लिमिट जान रहे हैं, 12th का सिलेबस में इतना ही पढ़ना है, 11th में इतना ही पढ़ना है, तो आप उतना ही पढ़ते हो। बस मेरा है। नहीं तो ऐसा थोड़े ना, आवर्त सारणी तो पहले ही पढ़े हुए हो। नहीं पढ़े हैं, फिर दोबारा काहे के लिए पढ़ा रहा है, तो अंतर समझ में आएगा दोबारा काहे पढ़ा रहा है। अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, उसमें बहुत सारी चीजें आपका पहले पढ़ा हुआ है, बहुत पहले पढ़े हुए। लेकिन जैसे हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, नहीं वहां से आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि अच्छा अब ये कहानी शुरू हो रहा है। अभी आवर्त सारणी का इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी आवर्त सारणी में कुछ पढ़े नहीं, ये सब इंट्रोडक्शन है, ध्यान रखना है। आवर्त सारणी में आएगा, जब हम लोग आएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तब आवर्त सारणी शुरू होता है, जिसे पढ़ना आयनन ऊर्जा, नहीं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। बस मेरा है। तो वो सब बहुत लंबा लंबा टॉपिक होता है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो सब। बस मेरा है, पढ़ने वाले के लिए, नहीं पढ़ने वाले सब बोरिंग है। बस मेरा है। चलिए, उपवर्ग बी, उपवर्ग ए तो हम लोग मोटा मोटी कुछ जानकारी ले लिए। नहीं, अब उपवर्ग बी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उपवर्ग बी के लिए वर्ग संख्या, ग्रुप नंबर फॉर सब ग्रुप ए लिखा हुआ है, देख रहे हैं? क्या होगा? बी। लिखते लिखते मेरा भी दिमाग कभी खराब हो जाता है। देखिए क्या लिखेंगे? बी। ए मत समझिएगा, स्टार बी मत समझिएगा, ए को काटा गया है, समझ रहे हैं ना? स्पष्ट रूप से वीडियो में बोला जा रहा है ए को काटा गया है। क्या पढ़ेंगे इसको? उपवर्ग बी के लिए वर्ग संख्या, ग्रुप नंबर फॉर सब ग्रुप बी। चलो, अब आप जानते हो पहले से। मान लो कोई एटम दिया हुआ, ये नाभिक है और नाभिक के बाहर सब कक्ष खींचे गए हैं। ठीक है, नाभिक के बाहर सब कक्ष खींचे गए हैं। किसी भी परमाणु में जो सबसे बाहरी कक्ष होता है उसे अल्टीमेट कक्ष कहते हैं।
किसी भी परमाणु में जो सबसे बाहरी कक्ष होता है, तो बाहरी कक्ष का एक और नाम है, एक तो हम लोग कहते हैं बाहरी कक्ष और एक बोलते हैं अल्टीमेट कक्ष। ध्यान रखना है, बाहरी कक्ष के जो पहले वाला कक्ष होता है उसे पेन अल्टीमेट कक्ष कहते हैं, ठीक है, और उसके पहले वाले कक्ष को एंटी पेन अल्टीमेट कक्ष कहते हैं, और जो बाकी बच गए उनको कोर कक्ष। तो याद रहेगा, किसी भी परमाणु में जो सबसे बाहरी कक्ष होता है उसको अल्टीमेट कक्ष, उसके पहले वाले को पेन अल्टीमेट और उसके पहले वाले को एंटी पेन अल्टीमेट, और सब जो बच गए वो कोर कक्ष कहलाते हैं। भाई आप ये पहले से जानते होंगे, तो ये सब याद करना है। अब चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं, समझते हैं। यहां लिख रहा है क्या कि यदि उपवर्ग बी के तत्व का पेनल्टीमेट कक्ष अपूर्ण हो, पेनल्टीमेट कक्ष क्या हो, अपूर्ण हो। ध्यान रखना है कौन सा कक्ष, पेनल्टीमेट, अल्टीमेट है बाहर वाला, अब पेनल्टीमेट उसके पहले वाला, ठीक है। तो पेनल्टीमेट कक्ष क्या हो, अपूर्ण हो। हाँ नहीं बैठे ही रहना है, सीधा बैठना है, बैठे रहना है, सीधा बैठना है। अब इसे पूरा धो लिए हैं आप, अभी खाना नहीं खाया है, खाया है ना, तब कहे, तब खाना खाया तो टाइट रहो पूरा दम। देखो यहां पर ग्रुप नंबर, यहां पर ध्यान दे, ग्रुप नंबर बराबर अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन और प्लस पेनल्टीमेट कक्ष के डी का इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल सा है। देखो जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं यहां पर किसी का भी स्कैंडियम 21, परमाणु संख्या 21। देखो अब परमाणु संख्या 21 अगर हम लेते हैं यहां पर, तो यहां से आप विन्यास अगर लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, यही हम लोग को विन्यास लिखा गया। अब इस विन्यास में आपको सबसे पहले देखो तो क्या लिखा है, अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन। अब अल्टीमेट कक्ष का मतलब बताया गया बाहरी कक्ष, और बाहरी कक्ष का मतलब बताया गया सबसे बड़ा कक्ष संख्या, सबसे बड़ा कक्ष संख्या। तो कक्ष संख्या को ये रहता है 1, ये है 2, ये 2, 3, 3, 4, 3, अच्छा ये सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा यानी यही कहलाएगा अल्टीमेट कक्ष। ये हम लोग का हो गया अल्टीमेट कक्ष, लिख दिए, ठीक है। तो लिखा हुआ है देखो, अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर बताना है, तो चलो हम लोग लिखते हैं यहां से ग्रुप नंबर बराबर अल्टीमेट कक्ष के एस का इलेक्ट्रॉन, एस में इलेक्ट्रॉन कय गो, 2, फिर लिखा है प्लस, तो प्लस लिख दिए। अब क्या लिख रहा है, पेन अल्टीमेट कक्ष के डी का इलेक्ट्रॉन, नहीं तो पेन अल्टीमेट कक्ष का मतलब हुआ कि 4 से 1 कम, ठीक है, 4 से 1 कम, तो ये हो गया 4 अल्टीमेट कक्ष, तो 4 से 1 कम कौन होगा, 3, तो 3 का क्या खोजना है, डी, तो 3 का डी देखते, 3 का एस है, 3 का पी है, 3 का डी, अच्छा यहां पर है, तो यही है हमारा है पेन अल्टीमेट कक्ष। अब यही हमारा कहलाएगा पेन अल्टीमेट कक्ष। हम इसी को पेन अल्टीमेट कक्ष क्यों करें, क्योंकि हमको डी वाला चाहिए इसलिए, नहीं तो ये भी पेन अल्टीमेट कक्ष ही है, ये भी पेन अल्टीमेट कक्ष ही है, नहीं लेकिन हमको डी चाहिए इसलिए उसको हम लोग लिए। अब डी में इलेक्ट्रॉन का एगो, एगो, तो उसको भी जोड़ देना है, तो 2 और 1 3 आएगा, तो इसका ग्रुप नंबर हम लोग को आ गया 3। नहीं ध्यान रखना, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रुप नंबर 3b। इसमें बी क्यों लगाए, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, डी में, इसलिए इसको हम लोग क्या लगा दिए, बी, तो इसको क्या बोलेंगे 3b। बोलो दिक्कत है इसमें, समझ में आया, नहीं तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं ग्रुप नंबर, किसी को परेशानी है, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं इसमें, तो 40 डी ब्लॉक जो है इसमें 40 तत्व होते हैं, 40 में से आप कोई भी ले सकते हो। इसमें टोटल 40, ग्रुप बी में कितने आते हैं टोटल, हम लोगों को डी ब्लॉक लें तो 40 उसमें आएगा, उसमें से आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले लो, आयरन ले लो, आयरन 26, तो इसमें का डी पूरा भरा हुआ है, नहीं डी में पूरा भरा कब है, डी में 10 होगा। तो ये रूल जो हम लोग लिखे हैं कब, जब पेनल्टीमेट कक्ष क्या हो, अपूर्ण हो, यानी डी में 10 से कम हो, नहीं तो यहां पर D6 आ गया, तो इसका ग्रुप नंबर, इसका 6 और इसका 2 जोड़ देंगे तो ग्रुप नंबर क्या आएगा 8b। ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू, बोलो दिक्कत है,
है, तो उसके लिए अलग रूल आएगा, D10 होगा ना। तो अभी हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, जब पेनल्टीमेट कक्ष क्या हो, अपूर्ण हो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।